क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज निकालने की कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज और फोर्स से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग सीरीज 1 कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस डील किए थे एमसीक्यू के। अब आते हैं यहाँ पर 9th के बाद 10th क्वेश्चन जो इस वीडियो का पहला है। When a soap bubble is charged, its size option A decreases, option B remains unchanged, option C increases, option D burst। हमें पता है कि जब किसी भी सोप बबल को पर कोई इनिशियल चार्ज नहीं है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स काम नहीं करेगा, तो कोहेसिव फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण इसकी साइज मेंटेन रहेगी। जो ही उस सोप बबल पर हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को देंगे वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे सरफेस पर, और जिसके कारण प्रत्येक डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस के कारण इनमें रिपल्सिव फोर्सेस लगने हैं इलेक्ट्रिकल, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इसका इनिशियली साइज बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स को बराबर न कर दे, अर्थात इसकी साइज इंक्रीज करनी है। लेकिन अगर चार्ज Q टू लार्ज हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा और इसकी वैल्यू से इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू बढ़ जानी है, और उस केस में इसका साइज बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन लास्ट में बबल जो है हमारा बर्स्ट कर जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो स्मॉल चार्जेस के लिए आंसर हमारा आना है इस पर C, और लार्ज चार्जेस के लिए आंसर जाना है D। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पर। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो यह बताता है कि वैक्यूम के या एयर के रेस्पेक्ट में उस मीडियम से होकर कितना गुना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो हमें मालूम है कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही वो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और ये फॉर मेटल्स इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसलिए आंसर हमारा जाना है D। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से संबंधित क्वेश्चन हैं दोनों, 12 और 13। हमें पता है कि किसी भी मीडियम का जो कि एयर या वैक्यूम नहीं है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 1 से ज्यादा होती है, इसलिए 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक होती है मेटल्स के लिए। तो आंसर A नहीं होना है लेस देन 1, आंसर B भी नहीं होना है इक्वल टू 1, आंसर C भी नहीं होना है क्योंकि यह 0 है, और 1 से ज्यादा कुछ भी होने के कारण आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर D। और उसी प्रकार से इसी से संबंधित है 13 नंबर क्वेश्चन। -1 होना नहीं है, 0 होना नहीं है, 0.8 होना नहीं है, ये तीनों 1 से कम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आंसर हमारा हो जाएगा C। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इन एयर, देन दे आर प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K at same distance r, then the ratio of coulomb forces between 2 charges will be। कुछ रेशियो दिए गए हैं ऑप्शन A से लेकर D तक। हमें पता है कि जब 2 चार्जेस किसी डिस्टेंस से अलग हों तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स के अनुसार 1/4 K Q1 Q2 by r² होता है। एयर के लिए एप्सिलॉन r या K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एयर में दोनों चार्जेस के बीच फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट K के लिए 1 भरा जाएगा, Q1 Q2 by r² होगा। लेकिन जब उन्हीं 2 चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए जिसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 नहीं हो, 1 से ज्यादा हो, अर्थात K फाइनाइट होगी, उस केस में
उन्हीं दो चार्जेस के बीच उसी डिस्टेंस पर फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0k। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रेशियो पूछा जा रहा है, तो F एयर में F मीडियम से भाग दे देंगे। एयर के लिए 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और मीडियम का फोर्स नीचे है इसलिए इसका फॉर्मूला पलटेगा 1/4πε0k आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 चला जाएगा, 4πε0 से 4πε0 चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चलेगा, ऊपर में बचेगा k, तो वैल्यू बचनी है k/1। इसलिए हमारा आंसर होता है F एयर इज टू F मीडियम, दोनों के बीच का रेशियो ये k/1 होना है, इसलिए हमारा आंसर बनता है C। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 point charges placed at r distance in air exerts a force F on each other। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दोनों के बीच एयर की स्थिति में फोर्स की वैल्यू रखनी है 4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1। अब हम आते हैं when both are placed at r distance in a medium of directly constant k, अर्थात यहाँ पर r की जगह पर r भर देना है और k=1 नहीं रखना है, k का वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो उस मीडियम में F मीडियम क्या हो जाएगा 1/4πε0 k Q1 Q2, लेकिन डिस्टेंस यहाँ कैपिटल R दिया गया है इसलिए कैपिटल R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों के बीच फोर्सेस की वैल्यू आ गई। अब हमें कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी हमें देखना है। क्या करेंगे, इसके लिए क्या कहता है कि दोनों की स्थिति में फोर्सेस सेम लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा F एयर इक्वल टू F मीडियम। तो यहाँ क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और मीडियम में 1/4πε0 k Q1 Q2 बाई आर, डिस्टेंस होगा कैपिटल R स्क्वायर। डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, फोर्सेस सेम है, और मीडियम है और एक एयर है। तो यहाँ से Q1 Q2 चला जाएगा, 4πε0 चला जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, k चलेगा, आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू k आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है कैपिटल R स्क्वायर का, यह होगा स्मॉल r स्क्वायर बाई k। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर r आएगा, नीचे रूट k आएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या जाता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार D। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A moving charge produces electric field only, magnetic field only, electric and magnetic field simultaneously, और D nothing can be said। हमें पता है कि चार्ज रेस्ट पर हो तो ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली ई फील्ड, लेकिन व्हेन चार्ज इज इन मोशन, तो मोशन में स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो चार्ज के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होता ही है, और तीनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। अर्थात चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और उसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ होगा क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में एंगल, बी का भी एंगल बी के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पर होगा, और बी का भी ई के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। अर्थात चार्ज का मोशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर बी फील्ड का भी डायरेक्शन तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इट मींस a moving charge produces electric and magnetic field simultaneously। तो आंसर हमारा जाना है सी, आंसर हमारा जाना है सी। अब यहाँ चीज ध्यान देना है, चार्ज का मोशन का डायरेक्शन वेक्टर ई और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट के डायरेक्शन में ही होना है। अर्थात चार्ज के वेलोसिटी और
वेक्टर ई और वेक्टर बी जो कि चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होना है। ये भी आंसर पूछा जाता है परीक्षाओं में, इस पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज एसोसिएटेड विथ रेडिएशन अलोंग विथ। हमें मालूम है जब चार्ज मोशन में हो, 0 नहीं हो, कांस्टेंट हो, तो ई फील्ड और बी फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब चार्ज में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज फाइनाइट, देन Q produces emits radiation only, emits radiation along with perpendicular E and B fields। कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, चार्ज का मोशन है यहाँ पर, B नॉट कांस्टेंट अर्थात एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन नॉट 0। तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ से रेडिएशन भी एमिट होगा। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर सी, रेडिएशन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। तो हम लोग आते हैं 18th क्वेश्चन पर। When a conducting solid sphere is given with some positive charge, its mass decreases, remains same, increases and not clear। पहले सीरीज में भी हम लोग इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है टोटल मास होता है, जिसमें प्रोटॉन के सारे मासेस जोड़े जाते हैं, न्यूट्रॉन के सारे मासेस जोड़े जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के सारे मासेस जोड़े जाते हैं। लेकिन बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मास कुछ घटेगी। अगर Ne' इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नंबर हो तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी की मास कितनी हो जानी है, पहले वाला मास तो रहना ही है, और इसमें से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मास घट जानी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का मास m से कम होगा। इसलिए मास और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीजेस, घटेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 18 का आंसर जाना है ए। इंतजार करें सीरीज 3 का, जहां पर नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चन जो भी बताए जा रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जिसे मैथमेटिकल नोटेशंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अगर ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल को जरूर दबा दें।